अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 11वीं सेंचुरी के शुरू में खाना जंगी की वजह से मुस्लिम उम्मा का शिराजा बिखर चुका था। सल्जूकियों ने अफगानी गजनवियों से लड़ते हुए मगरबी एशिया का दिफा कम कर दिया था और वहीं आमू दरिया के पार बसे तुर्क कुफार भी बहुत बड़ा खतरा साबित हुए और रही सही कसर मकामी ऑर्थोडॉक्स और आर्मीनियाई कम्युनिटीज़ ने पूरी कर दी, जिसकी वजह से क्रूसेडर फोर्सेस यानी कि सलीबियों की यलगार देखने को मिली और इसके नतीजे में 1109 में तुराबलस और 1110 में बैरूत और 1111 में हलब और यहाँ तक कि 1124 में टायर यानी कि मौजूदा लेबनान ने भी हथियार डाल दिए थे। लेकिन इस वक्त में एक ऐसा जांबाज पैदा हुआ जिसने मुस्लिम उम्मा को दोबारा से इकट्ठा करने का अहद किया और यहाँ तक कि यरूशलेम को 9 डेकेड्स के बाद दोबारा मुसलमानों ने फतह किया। आज के दौर में इस हीरो को दुनिया सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। लिहाजा आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी के चंद अहम वाक़यात। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी काफ़ी हेल्प हो जाती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी की पैदाइश 1137 में तिकरित में हुई, जो कि मौजूदा इराक है। आपके वालिद का नाम नजमुद्दीन अय्यूब था। आपके वालिद एक मिडिल क्लास कुर्द ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और कहा जाता है कि आपकी पैदाइश की रात ही आपके वालिद नजमुद्दीन याकूब ने अपने तमाम ख़ानदान को लिया और सीरिया के गवर्नर अमादुद्दीन ज़ंगी के पास आ गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपना तमाम बचपन सीरिया में ही गुजारा और हैरत की बात यह है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को जंगी महाजों से ज़्यादा इस्लामी उलूम हासिल करने में दिलचस्पी थी, लेकिन उम्मत मुस्लिमा को बिखरते हुए देखकर आपने तलवार उठाने का फैसला किया और 31 साल की उम्र में आपको आपके चचा असदुद्दीन शिरकू के साथ पहली जंग पर भेजा गया। आपकी पहली जंग भी बड़ी पेचीदा थी। ये 3 तरफा लड़ाई थी। हर पार्टी अपने मफाद के लिए लड़ रही थी। असदुद्दीन शिरकू अमादुद्दीन ज़ंगी के लिए और वहीं फातमी खलीफा के वजीर शावर फातमी खलीफा के लिए लड़ रहे थे और वहीं किंगडम ऑफ यरूशलेम के बादशाह एमलरिक द वन अपना इस खित्ते में असर और रसूख बढ़ाने के लिए लड़ रहे थे। लेकिन बाद में फातमी खलीफा के वजीर शावर ने किंगडम ऑफ यरूशलेम के बादशाह के साथ हाथ मिला लिया और 1169 में असदुद्दीन शिरकू और शावर की मौत के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी को मुस्लिम फ़ौज का कमांडर मुकर्रर किया गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबी फ़ौज को हराया और उसके बाद फातमी खलीफा को सलाहुद्दीन की ये बहादुरी इतनी पसंद आई कि उन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी को अपनी फ़ौज का कमांडर जनरल मुकर्रर कर दिया और 1171 में खलीफा की मौत के बाद सलाहुद्दीन को उस सल्तनत का खलीफा मुकर्रर किया गया। 1174 में अमादुद्दीन ज़ंगी के बेटे नूरुद्दीन ज़ंगी की मौत के बाद सलाहुद्दीन ने सीरिया का रुख किया और हलब तक सीरिया को फतह कर लिया, सिवाय चंद उन शहरों के जहां पर ज़ंगी ऑफिसर्स का गढ़ था। अब सलाहुद्दीन की शोहरत में और भी इजाफा होता गया और सलाहुद्दीन अय्यूबी की शोहरत में गिरां कदर इजाफा उस वक्त हुआ जब उसने इस्माइली शियाज की इस हुकूमत खिलाफत फातमिया को तब्दील करके एक सुन्नी खिलाफत अब्बासिया में जम कर दिया। कुछ अरसे बाद खिलाफत अब्बासिया ने एक नई सल्तनत कायम की जिसको सल्तनत अय्यूबी के नाम से बुलाया जाता था। इस सल्तनत में इजिप्ट, सीरिया और फ़लस्तीन जैसे ममालिक शामिल थे। अब सलाहुद्दीन को इस सल्तनत का सुल्तान मुकर्रर किया गया और इसके बाद सलाहुद्दीन और भी कई फतुहात हासिल करने में कामयाब रहा। इन फतुहात के दरमियान एक किर्क किला था जिसका कमांडर रेनॉल्ड द चटेलियन था, जो कि बहुत ही शरीर इंसान था। उसने कई मुसलमान तिजारती काफिलों पर हमले किए और यहाँ तक कि हज पर जाने वाले काफिलों पर भी हमले किए और एक वक्त ऐसा आया कि उसने मक्का और मदीना जैसी मुकद्दस ज़मीनों पर हमला करने की धमकी दी। अब सलाहुद्दीन ने 1183 में इस किर्क किले का मुहासरा किया, लेकिन पहली बार सलाहुद्दीन को नाकामी का सामना करना पड़ा। अब सलाहुद्दीन ने उसके अगले साल 1184 में फिर दोबारा किर्क किले पर हमला किया ताकि इस रेनॉल्ड को बाहर निकाला जा सके, लेकिन रेनॉल्ड कमांडर बहुत ही शातिर इंसान था। वो किले से बाहर नहीं आया बल्कि किले के अंदर ही रहकर उसने अपना दिफा किया और एक मरतबा फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़ौज को नाकामी का सामना करना पड़ा। अब सलाहुद्दीन दोबारा अपनी सल्तनत की तरफ वापस आ गया, लेकिन 1186 और 87 के दरमियान
रेनॉल्ड द चैटिलियन ने एक कारवान पर हमला किया और मुसलमानों को बंदी बना लिया गया। अब मुसलमानों ने रहम की इल्तिजा की तो रेनॉल्ड द चैटिलियन ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए ये अल्फाज कहे कि अपने मोहम्मद को बुलाओ, वो तुम्हें बचाएगा। जब सलाहुद्दीन अयूबी को इस चीज़ का पता लगा तो सलाहुद्दीन अयूबी गुस्से से आग बगोला हो गया और उसने ये अहद किया कि जब तक वो रेनॉल्ड की गर्दन नहीं उतार लेता तब तक वो सुकून से नहीं बैठेगा। और 1187 में सलाहुद्दीन अयूबी ने एक बार फिर हमला किया। इस हमले में सलाहुद्दीन अयूबी को कंबाइंड फोर्सेस का सामना करना पड़ा, जिसमें रेनॉल्ड द चैटिलियन की फोर्स और गाय ऑफ लोसिंगन की फोर्स और किंगडम ऑफ यरूशलेम की फोर्स भी शामिल थी। इस मर्तबा सलाहुद्दीन अयूबी ने इन सलीबी फौजों को बेदर्दी से पछाड़ दिया और सलाहुद्दीन अयूबी ने रेनॉल्ड द चैटिलियन और गाय ऑफ लोसिंगन को भी पकड़ लिया। अब जंग के इख्तिताम पर सलाहुद्दीन अयूबी ने रेनॉल्ड द चैटिलियन की गर्दन उतार दी और गाय ऑफ लोसिंगन भी वहीं पर मौजूद था। अब उसने सोचा कि अगला नंबर मेरा है, लेकिन सलाहुद्दीन अयूबी ने यह अल्फाज कहे कि बादशाहों के ये शायान शान नहीं कि वो बादशाहों को कत्ल करें, लेकिन इसने हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और हद से तजावुज किया, लिहाजा इसको कत्ल करना मुझ पर वाजिब हो गया था और इसको वही चीज़ मिली जिसका वो हकदार था। और सलाहुद्दीन अयूबी ने गाय ऑफ लोसिंगन को बड़े इज्जत और एहतराम के साथ उसके इलाके में दोबारा वापस भेजा। इस बैटल को बैटल ऑफ हतीन के नाम से याद किया जाता है। अब यहाँ से सलाहुद्दीन अयूबी ने यरूशलेम का रुख किया। सलाहुद्दीन अयूबी यरूशलेम को बगैर किसी खून खराबे के फतह करना चाहता था, लेकिन यरूशलेम के रहने वालों ने हथियार डालने की बजाय हथियार उठाने का फैसला किया और 2 अक्टूबर 1187 में सलाहुद्दीन अयूबी ने यरूशलेम को भी फतह कर लिया। जंग के बाद एक ऐलान किया गया कि मालदारों को तावान लेकर छोड़ा जाएगा या फिर उन्हें आज़ाद किया जाएगा, और वहीं वो लोग जो तावान देने की हैसियत नहीं रखते उनको बगैर तावान के ही छोड़ दिया जाएगा। इन सब हमलों में टायर यानी कि मौजूदा लेबनान एक ऐसा सलीबी इलाका था जिस पर मुसलमानों ने हमला नहीं किया था। बैटल ऑफ हतीन और यरूशलेम की फतह ने एक तीसरी बड़ी सलीबी जंग का रास्ता खोल दिया। 1191 में किंग रिचर्ड ने अपनी आर्मी को लेकर सलाहुद्दीन अयूबी पर धावा बोल दिया। बदकिस्मती से सलाहुद्दीन अयूबी ये जंग हार गया और किंग रिचर्ड ने जफा शहर पर कब्जा कर लिया। अब सलाहुद्दीन को ना चाहते हुए भी पीछे हटना पड़ा। अब सलाहुद्दीन ने साउथ में मौजूद अस्कलून शहर का रुख किया और वहां पर अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश की, क्योंकि अस्कलून शहर इजिप्ट और फ़लस्तीन के दरमियान एक जंक्शन के तौर पर काम करता है। तो सलाहुद्दीन ने यह सोचा कि ये शहर किसी सलीबी के हाथ में देना बहुत ही कम अक्ली की बात होगी। लिहाजा किंग रिचर्ड ने जफा पर और सलाहुद्दीन अयूबी ने अस्कलून शहर पर डेरे डाल लिए। इस जंग को जंग अरसूफ का नाम दिया गया। ये इस जंग का पहला मार्का था। इस पहले मार्के के बाद दोनों पार्टीज ने नेगोशिएशन करने का सोचा, लेकिन किंग रिचर्ड ने यहाँ पर भी चालाकी की और अपनी बहन का रिश्ता सलाहुद्दीन अयूबी के भाई के लिए पेश किया और तोहफे में यरूशलेम मांगा, लेकिन सलाहुद्दीन अयूबी ने इसको भी मुस्तरद कर दिया। अब किंग रिचर्ड ने गुस्से में आकर बैत नौबा पर हमला कर दिया, जो कि यरूशलेम से सिर्फ 12 मील दूर था, लेकिन किंग रिचर्ड अभी भी यरूशलेम को फतह न कर सका। अब किंग रिचर्ड ने अस्कलून शहर की तरफ रुख किया और वहीं सलाहुद्दीन अयूबी ने दोबारा जफा शहर की तरफ रुख किया। किंग रिचर्ड ने अस्कलून शहर पर अपने डेरे जमा लिया और अपना पूरा कंट्रोल जमा लिया, और वहीं सलाहुद्दीन अयूबी जफा शहर को फतह करने ही वाला था कि किंग रिचर्ड वापस आ गया और शहर से बाहर एक जंग हुई जिसमें सलाहुद्दीन अयूबी को फिर से नाकामी का सामना करना पड़ा। इस जंग का ये आखिरी मार्का था। इसके बाद फिर दोनों पार्टीज ने नेगोशिएशंस करने का फैसला किया। ये नेगोशिएशंस किसी हद तक काम में आई। इन नेगोशिएशंस में तय किया गया कि साहिली पट्टी पर जितने शहर और जितनी बंदरगाहें मौजूद है वो सलीबियों के अंडर रहेंगी, और वहीं अस्कलून शहर दोबारा सलाहुद्दीन अयूबी के अंडर दिया जाएगा। और साथ साथ ये भी कि सलीबी मुसलमानों के काफिलों को पूरी सिक्योरिटी देंगे, चाहे वो तिजारती काफिले हों या फिर वो हज के काफिले हों। ये मुआहदा 3 साल का मुआहदा था। अब किंग रिचर्ड दोबारा अपने इलाके में वापस चला गया और 4 मार्च 1193 में सलाहुद्दीन अयूबी ने इस दुनिया फ़ानी को अलविदा कहा।
آپ کی وفات کے بعد جب آپ کے اثاثہ جات کا جائزہ لیا گیا تو آپ نے اپنے پیچھے صرف 1 تولہ سونا اور 40 تولے چاندی چھوڑی تھی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔